एग्जाम्पल 5 का ना जो क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला था, ये तो बाद में करवाते थे कि इसका कन्वर्स करो। ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि दो लाइंस पैरेलल है, आपको ये प्रूव करना है कि इन दो पैरेलल लाइंस में कोई भी एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लो। कॉरेस्पॉन्डिंग भी नो कौन से एंगल्स होते हैं, उनके बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करो, तो वो बाइसेक्टर्स भी आपस में पैरेलल हो। तो मुझे कहा गया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, नाउ प्रूव PR इज पैरेलल टू Q। समझ में आ गया? गिवन क्या है, AB और CD पैरेलल है, बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए हमने, PR एंड QS आर बाइसेक्टर्स। तो प्रूव करना है PR और QS आपस में पैरेलल है, बाइसेक्टर्स जो है इस तरह से पैरेलल है, ये प्रूव करना है। लिख लो इसको। ये हमारा ना मेन क्वेश्चन होता था, मतलब ये देते थे आपको एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में देते थे कन्वर्स। जब बुक छोटी की ना तो क्या किया उन्होंने, इसको एग्जाम्पल में डाल दिया। वेलकम। क्या हो गया? अच्छा, जिनकी फीस ड्यू है बेटा वो भी सबमिट कर दो फीस अपनी सब, ठीक है? जिन जिन की भी ड्यू है, ऑलमोस्ट सबकी है, मतलब ऑब्वियसली जिनको पता है आपने लेट ज्वाइन किया था, आपने लेट ज्वाइन किया था आदित्य एंड लव्या, तो आपकी क्वार्टरली के हिसाब से है, बाकी सबकी ड्यू है। समझ में आ गया हमें? हमारा क्वेश्चन क्या है, टू लाइंस आर पैरेलल, AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज द ट्रांसवर्सल। तो जो बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए वो पैरेलल है, ठीक है? तो इसमें हम स्टार्ट कैसे करते थे, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये फिगर हमारी बनी। सो इसको एंगल 1 2 3 एंड 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EPB, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल PQD। समझ में आ गया? ये हमने क्या यूज किया है, बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया? अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट हम कहाँ रखेंगे इसका। AB इज पैरेलल टू CD, क्वेश्चन ने कौन से एंगल्स कहे थे, आपको अपने प्रूफ में भी कौन से एंगल लेने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। AB इज पैरेलल टू CD एंड EF इज द ट्रांसवर्स, EF इज ट्रांसवर्स। समझ में आया? इसको समझो, ज्योमेट्री को दिया क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग ही लेने हैं, कोई इंटीरियर लेकर नहीं प्रूव करना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर दिए हैं तो आप कहीं ना कहीं उनको लेकर आओ, ठीक है? सो AB इज पैरेलल टू CD, EF इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PQD। ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया? हाँ जी। आप पता है ना मान्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं और ये कौन से नहीं होते, दीज आर नॉट को इंटीरियर एंगल्स, राइट? ये को इंटीरियर नहीं है, ये कौन से हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180, दे आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल हुए जो आपस में अंदर एक साइड पे बैठे हुए हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये को इंटीरियर है और ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक हो गया इतना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग अलग है, को इंटीरियर अलग है। तो उसने हमने कह दिया। अच्छा, बाइसेक्टर का काम क्या होता है, एंगल को आधा करना है ना, हाफ हाफ करना। तो जो आपने एंगल EPB लिया है ना, अब क्या करेंगे, यूक्लिड लेकर आएंगे बीच में, हाफ एंगल EPB। और कल आई चेक माय योर सिलेबस, यूक्लिड का सारा नहीं है, सारे एग्जाम्स नहीं याद करने, सारे पोस्टुलेट्स नहीं याद करने, कुछ कुछ है, ठीक है? तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ नहीं आएगा, राइट? तो मैंने यूक्लिड यूज की यहाँ पे, हाफ ऑफ एंगल EPB क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ था, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQD। अच्छा, हाफ एंगल EPB का क्या होता है, एंगल 1B या एंगल 2B। कौन सा लेंगे, जहां पे ट्रांसवर्सल और लाइन दोनों हो, ये ट्रांसवर्सल जो दूसरे पे भी जा रही है और ये हमारी लाइन जो हमें प्रूव करनी थी। तो मैं क्या लूंगी, एंगल 1 इज इक्वल टू दूसरा एंगल 3, और ये आपस में क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंगल 1 एंगल 3। अब ना सारी फिगर को उड़ा दो, अब क्लियर हुआ क्या फॉर्म कर रहे हैं, सारी फिगर को उड़ाकर। इसके लिए आप तो रब नहीं कर सकते,
आपको क्या करना है, आपको ए बी के बिना बाकी फिगर को ड्रॉ करना है रफ में, पेंसिल के साथ, पेपर में साथ में ड्रॉ कर लेना। समझ में आ गया? दिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे एज दे फॉर्म अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, as they form a pair of corresponding angles, therefore PR is parallel to QS, है ना। और जो आपका बुक वाला प्रूफ है, बिल्कुल जो लास्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप है। PR is parallel to QS, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, डबल कर दो क्योंकि हमने बाइसेक्टेड वाला पार्ट लिया। अब पहुंचना है AB पर, तो उसको डबल कर देंगे, तो 2 टाइम्स एंगल 1, 2 टाइम्स एंगल 3, EPB equal to PQD, PQD again they form corresponding angles, hence lines parallel, AB और CD क्या हो गई, पैरेलल। समझ में आ गया इतना हमें, राइट। इसका जो आपका कन्वर्स वाला प्रूफ बुक वाला है ना, जो बुक वाला क्वेश्चन है वो घर से करके लाओगे, ठीक है। आ जाओ, इतना क्लियर हो गया सबको? चलो स्टैट्स पे आ जाओ। कल आपको क्या सिखाया था स्टैटिस्टिक्स में? रेंज सिखाई थी। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। 1 मार्क में ना एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, ठीक है। 1 मार्क में ना काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज ऑफ द डेटा क्या होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। कंटिन्यूस तो उसमें नहीं आएगी बच्चे, मीन मीडियन मोड में नहीं आएगी। मीन मीडियन मोड में ना 2 तरह की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल, एक होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस आपकी 10th में, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ना इसमें, इस वाले डेटा में आपको मीन निकालना है, तो आप वो नहीं निकाल पाओगे अभी जितना आपको करवाया जाएगा। अगर वो आए तो अच्छा है, करवा दोगे, अच्छा है आ गया, बिकॉज 10th में समझना फिर बहुत आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो वो भी ठीक है। तो रेंज हमें पता है ना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। फिर हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट किया, फिर उनको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब है हमने ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग में अगर मैंने इंटरवल्स फॉर्म किए लाइक दिस, इनको हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर हो गया। इनको हम बोलते हैं इंक्लूसिव। और अगर मैंने इस तरह से फॉर्म किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। ठीक हो गया, लिख लो इन सब चीजों को, यही चीजें काम आती हैं, याद रहती हैं। अगर मैं समझा रही होती हूँ ना तो उसको साथ में लिखा करो। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंक्लूसिव का एग्जांपल, एक्सक्लूसिव का एग्जांपल। ये जो 30, 40, 50 वाली लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। ये 30, 40, 50 वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और ये 39, 49, 59 वाली लाइन जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर। सेम गोज हियर, दिस इज लोअर लिमिट, और जो ये हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं अपर। ठीक हो गया। अब जैसे लिखा है 30 to 39 और 30 to 40, ये जो लिखे हुए हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल या सिंपल क्लासेस, क्लास, ठीक है। बहुत सारी है तो क्लासेस, अदरवाइज क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। इतना क्लियर हो गया। और अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 39 माइनस 30 और 40 माइनस 30, क्या आंसर आया, 9 या 10। तो जो ये डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज और क्लास हाइट
या क्लास विड्थ अपने हिसाब से नेम देते हैं। सिचुएशन टू सिचुएशन बात एक ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर हो गया? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में क्या फर्क है? एक्सक्लूसिव में 30 से 39 तक सारी वैल्यूज आएंगी और इसमें क्या होगा, 40 नहीं आना, 40 नेक्स्ट में जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक जरूरी चीज जो आप में पूछ जाती है और आती भी है और सीखनी भी है हमें अपने ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए, वो होती है क्लास मार्क्स। करवाया था कल क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? किसी भी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय, तो आपको क्या कहते हैं, 30 to 40 ऐसे ना क्लासेस लिख कर दी हुई है, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70. Find the class marks for 60 to 70. तो हम क्या करेंगे, क्लास मार्क्स का मतलब दोनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके हमने क्या निकाल दिया, 65। समझ में आ गया इतना हमें? क्लास मार्क्स क्या होगा, सिंपल एवरेज ऑफ द टू नंबर्स, राइट? अब कुछ नहीं करना, अब हमने आना है अपने क्वेश्चन पर। एडजस्टमेंट फैक्टर बाद में करवाऊंगी। आपको एक्सरसाइज 14.2 में ना क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, चलो स्टार्ट कर दो भाई। अब सारा काम आपका है, ग्रुपिंग करनी है पहले बैठकर। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। 30 स्टूडेंट्स में देखो ए बी ओ ए सब दिया हुआ है हमें। तो इसको हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में शो करना है, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. जो इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, वो है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप इस नंबर में तो कोई होता नहीं है ना? हमने ये तो नहीं कहा इतना इतना किलो खून उसमें है, इतने लीटर खून उसमें है, वो तो हमने किया नहीं। हमने ब्लड ग्रुप को नाम दिया है। तो जो हमारा एक्स बनेगा इसमें, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ब्लड ग्रुप। ए वाले कितने बच्चे हैं, ओ वाले कितने बच्चे हैं, ए बी वाले कितने बच्चे हैं, एंड सो ऑन। तो हमारा, अब तुम इंडिविजुअल सीरीज जो कह रहे हो ना, वो ऐसा हो जाता है, ठीक है? कि आपको जो क्लासिफिकेशन दी हुई है, मैंने यहाँ पर एक ग्रुप बनाया, ब्लड ग्रुप, जिसमें लिखा ए बी, आई कैन सी ओ एंड ए बी, यही 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ए के कितने बच्चे हैं, बी के कितने हैं, ओ के और ए बी के। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले टैली मार्क्स का भी बनाते हैं, ठीक है? तो टैली मार्क्स का एक सेक्शन बनाएंगे, उसके बाद विल गो टू, तो शुरू करें। साथ साथ आप भी बनाओ, आप पहले बना लेते हो और मेरा रिकॉर्ड रहा है, जब भी क्लास में आपके सामने बच्चों के सामने बनाया ना, मेरा हमेशा गलत आया, ठीक है? लेट्स सी आज ये रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं। Because what happens is the moment I get my eyes back, I forget मैंने कौन सा लिखा। हाँ, हम देखो ठीक है कि नहीं, मेरा रिकॉर्ड रहा है। बिकॉज द मोमेंट आई लिफ्ट माई आईज एंड शिफ्ट माई आईज फ्रॉम हेयर टू हेयर, गलत हो जाता है मेरा। आज ठीक हुआ? कल जो टेबल बनाया था ना आपके साथ फ्रीक्वेंसी, वो पहली बार है कि मेरा सही हुआ है। और मैं हर बार क्लास में आई टू मिसिंग सम फ्रीक्वेंसीज, तो कल मैंने कोशिश की पेंसिल पास में रख के मैंने कटिंग्स करनी शुरू की साथ साथ।
ठीक है, तो ठीक बना मेरा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 9। यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ पर 12 की 13। यहाँ पे मैंने लिखा गलत कर दिया, दिस इज 12 और यहाँ पर 30 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? O। एंड विच इज द लीस्ट कॉमन? AB। AB इज द लीस्ट कॉमन। तो जो हमने डिस्टिंक्शन किया डेटा का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्वेंट में ना 2 साल पहले फाइनल पेपर में आया था, इसी को फर्दर यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसी के डेटा को उठाकर ना और क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क आर फाउंड एज फॉलोज। इसका मतलब क्या है कि हमने 40 इंजीनियर्स को लाइन में बिठाया, उनसे पूछा कि आपके घर का और आपके प्लेस ऑफ वर्क का डिस्टेंस कितना है। तो पहले ने क्या कहा? 5 किलोमीटर दूर है। मेरा घर और ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है स्कूल और घर का डिस्टेंस बताओ। दूसरे ने कहा 3 किलोमीटर, तीसरे ने कहा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुपिंग करके हमें करना है विद क्लास साइज ऑफ 5। क्लास साइज मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस क्या होगा? 5 का। गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5। ठीक हो गया, तो ये 0 to 5 हम क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस इन किलोमीटर। समझ में आ गया? अच्छा, 0 to 5 अगर मेरी पहली वाली डिस्टेंस बन चुका है तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 to 10। इसके बाद क्या होगा? 10 to 15, फिर 15 to 20। अच्छा, लिखते जाएंगे, चेक करेंगे लिखना भी है कि नहीं, कहां तक लिखना है। तो एज फॉर नाउ आई कैन सी 25, 32 भी दिख रहा है। 32 से बड़ा कुछ नहीं दिख रहा लाइन, है ना? तो आई विल गो 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। फिर हम एक कॉलम बनाएंगे टेली मार्क्स का, और फिर हम एक कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ इंजीनियर। चलो बनाओ। मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दीज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन?
ठीक है ना? 16, 28 नहीं, गलत है ना? हाँ, मैंने कहा ना मेरा गलत होता है, बिकॉज द मोमेंट आई लिफ्ट माई आईज एंड मूव कहीं और, वो क्या होता है, आई एम डबल काउंट सम वैल्यूज, उसके अलावा 7 आएगा। हाँ बिल्कुल। 9 आएगा। और 40 हो रहा है टोटल, 22, 14। ठीक है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स क्या है, 40। अच्छा, उसने कहा है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। मेन फीचर्स क्या है? एट मैक्सिमम नंबर प्रेफर टू वर्क क्लोजर टू देयर होम। मैक्सिमम जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, दैट द प्लेस ऑफ वर्क शुड बी क्लोजर टू द होम। ठीक है ना? और क्या मेन फीचर्स है? बस यही हो सकते हैं, और तो क्या होंगे, राइट? अच्छा, हाउ मेनी स्टे more than 20 kilometer away? How many engineers stay more than 20 kilometer away? समझ में आ गया? क्वेश्चंस ना इस तरह से टेबल देकर आपको पूछ सकते हैं, 8th में किए हुए ना ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, विद इन 15 किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? विद इन 15, 27। समझ में आ गया? 11 + 11 + 5, 27। क्लियर हो गया इतना, राइट? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days are as follows. स्कूल में पॉलिनोमियल्स चल रहा है आपके स्टैट्स। 14.2 भी नहीं आनी? हाँ, ये नहीं आएगी। पता क्यों? टेबलेट करना नहीं देंगे आपको, इसका ग्राफ देंगे। पता ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके डेटा को ना फर्दर नेक्स्ट पे कहा हुआ है ग्राफ बनाओ, या प्रोबेबिलिटी में यूज किया हुआ है। समझ में आ गया ना? तो एक बार ग्राफ बना लो, मतलब टेबुलेट कर लो। ऑफ कोर्स नहीं आएगा ये टेबुलेट करना, ठीक है ना? लेकिन इसको ना आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम बनाओ, उसमें बनाओ, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ जाता है सर। 14.45। The relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follows. तो यहां पर हम लगाएंगे relative humidity in percentage, telemarks and number of days। तो मैं क्लासेस ले रही हूँ 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 से 92, 92 to 94, 96, 98, और परसेंटेज दिया हो तो ऑफ कोर्स 100 से बड़ा होगा ही। ठीक है ना? चलो आप ही बनाओ आप।
सही होगी। 4, 6 and you have 13, 19, 19, 11 हमारे पास आ गए 30 days। मेरा भी ठीक आया, मेरा भी ठीक है, कॉलर चेंज ठीक हो गया। क्लियर हो गया इतना, है ना? तो इसमें ना आपको बस डेटा देकर होता क्या है, ये डेटा आपको दिया होगा क्लासिफाई करके, इसमें क्वेश्चंस पूछे होंगे प्रोबेबिलिटी के, या फिर आपको कहा होगा हिस्टोग्राम ड्रॉ करो इसका। लो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ग्राफ पेपर लेकर आओगे, यहाँ पर भी मैं ग्राफ पे ही आपको सिखाऊंगी, राइट? तो हमें कहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लासेस बता दी, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो हमने अपने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से कहा है ना, अदरवाइज किसके मंथ में हो गए, रेनी सीजन, है ना? उसने सीजन भी तो कहा है ना, तो इट हैपेंस इन मॉनसून। सीजन कौन सा होगा, मॉनसून, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, हाईएस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 99.2 दिख रही है, उससे ऊपर कोई है, हाईएस्ट वैल्यू है 99.2 और लोएस्ट कौन सी थी 84.9 है ना, बिल्कुल 84.9 है। तो व्हाट इज रेंज, लिखो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेटा दे देंगे, हिस्टोग्राम दे देंगे बनाओ, उसके बाद कहेंगे फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, तो कुछ नहीं करना, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट लिखना है, ठीक है ना? कितना आ जाएगा 14.3 इज द रेंज ऑफ द डेटा, और रेंज को परसेंटेज में करोगे, यूनिट हम लिखेंगे परसेंटेज में। तो जो हमारी देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंटेज में है, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज है जिसे हमने कहा फ्रीक्वेंसी, ये कितनी बार अकर कर रही है, आपकी 84 टू 86 वाली फ्रीक्वेंसी एक बार आई, 98 से लेकर 100 वाली नंबर्स जो है वो 4 बार आए, 4 बार आए तो हुआ फ्रीक्वेंसी बन गई, ये इतनी बार अकर कर रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, चलो अब कर सकते हो ये सारे आप क्वेश्चन, ठीक है? स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4, the heights of 50 students measured to the nearest centimeter have found to be as follows, represent the data given above by a grouped frequency distribution table taking the class intervals as 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 80, 150 से शुरू हो रहा है, 155 to 160 and 150 to 150। छोटी वैल्यू तो इससे है ही नहीं कोई, है ना? इसमें हम लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर्स, देन यू राइट टैली मार्क्स, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ, और कुछ भी हो जाए इनका सम कितना होना चाहिए सभी नंबर्स का,
अच्छा, अभी देखना है सही है कि नहीं है। फर्स्ट में कितना आता है? 12 आ रहा है। सेकंड में कितना आ रहा है? नेक्स्ट, फिर और 175 टू 80 में तो नहीं है ना कोई। So what can you conclude about the heights from this table? क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है? Maximum number of people, the students are have heights from 160 to 165, है ना? चलो, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये सारे सच में क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये सभी फर्दर प्रोबेबिलिटी में ना क्वेश्चंस के साथ लिंक करके आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये होमवर्क में कर लेंगे हम, सारे टेबल बना लेंगे ना। चलो, अभी जितने क्लास में होते हैं ठीक है, 10 मिनट्स में। कल से फिर मैं आपको साथ में ग्राफ स्टार्ट करवा दूंगी। कैरी योर ग्राफ पेपर अलाउड, ले आना ग्राफ, पेंसिल, स्केल, और बड़े वाला स्केल लेकर आना। फुल लेंथ स्केल होता है ना 30 वाला, वो लेकर आना। ठीक हो गया? कल साथ में ग्राफ समझेंगे। और एक चीज, ग्रुप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब दिया होता है हमें, कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर हमें इंक्लूसिव दिया होगा उसको एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज करना है। ठीक हो गया? चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 करो। A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air, parts per million of a certain city. ठीक है, तो ये क्लियर होगा। कभी कभी काफी बार लिखा होता है पीपीएम, तो दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 days इज एज फॉलोज। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है आपको। तो दिस इज द concentration of sulfur dioxide, concentration of SO2 ppm, यूनिट क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। और हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज। आफ्टर टैली मार्क्स इट विल बी नंबर ऑफ डेज। आर वी क्लियर?
डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया हुआ है 0.0 टू 0.04, 0.002 टू 0.04, 0.4 टू 0.08। 12 से बड़ा भी है। I can see a value till 22। और अगर 22 लेना है ना मुझे, तो 24 लिखूंगी। हाँ ठीक है। इससे और तो नहीं है ना कोई? हो गया सॉल्व ये? हाँ जी हो गया सॉल्व। 0 to 0.4 में कितना आया हमारे पास? 4। और नेक्स्ट में? नेक्स्ट 12 से 16, 16 20 और 20 24। ठीक है। For how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million? तो ये डेटा से नहीं देख सकते, हमें एक्चुअल नंबर ही काउंट करना होगा। 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो आपके इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हम इसमें एग्जैक्ट कितनी, 2 वैल्यूज तो आई हमारी, लेकिन इनमें से 2 में से 1.1 से बड़ी थी या छोटी थी। रेंज बता दी उसने कि सबसे छोटा है 0.12, उसके बाद कौन सा होगा? सबसे बड़ा होगा 0.16 से स्लाइटली लेस। तो एग्जैक्ट वैल्यू कौन कौन सी इसमें आई है वो हमें नहीं पता। ग्रुप्ड में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है दैट व्हेन वी ड्रॉ द ग्रुप ऑफ दिस डेटा, जब हम उसे क्लासिफाई कर लेते हैं तो हम ये नहीं बता पाते कि एग्जैक्ट वैल्यूज क्या थी। समझ में आ गया? इसीलिए हम एक चीज फाइंड करते हैं जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स क्या होते हैं?
जैसे इसमें अगर इस वाले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, 0.08 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 0.20 डिवाइड बाय 2 विच इज 0.10। क्लास मार्क्स क्या हो जाता है, सिंपल एवरेज ऑफ द टू। आर वी क्लियर, इतना क्लियर है हम सबको? चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. इसको important mark कर लो। इस सच में ये आगे समझना भी है हमें, इस चीज को important mark कर लेना। इसका मतलब क्या है, आपने 3 coins उठाए, तीनों को आपने टॉस किया। पहले टॉस में कोई हेड नहीं आया, तीनों टेल्स आए। फिर दूसरी बार टॉस किया तो आई एम रीडिंग हॉरिजॉन्टली, तो सिर्फ एक हेड आया। वो कहाँ आया वो नहीं मुझे पता, लेकिन तीनों में से एक बार हेड था। ठीक है, फिर 3 कॉइन्स को फिर से टॉस किया, 2 हेड थे। और ऐसा हमने कितनी बार नोट किया है, 30 टाइम्स। क्लियर हो गया? तो ये टेबल फॉर्म करना है हमें, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ तो यहाँ पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, इट विल बी फॉर 0, 1, 2, 3। इसमें ग्रुप नहीं होगा, इसमें इंडिविजुअल सीरीज ही बनेगी कि जो 0 हेड है वो कितनी बार आया, 6 टाइम्स। 1 जो हेड है वो कितनी बार आया है, एंड 2 कितनी बार आया, और 3। ठीक हो गया, पहले निकाल दिया, वेरी गुड। और 3 कॉइन्स टॉस। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, पाई होता क्या है, कहाँ यूज करते हो पाई को, सरकमफ्रेंस में, है ना। क्या वैल्यू लेते हैं उसकी, 22/7, और वो क्या होती है, 22/7 फ्रैक्शन है, और उसे क्या मानते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। देखो उसने यहां से क्लियर हो जाएगा पाई को इरेशनल क्यों कहा। यहाँ पर उसने वैल्यू दी है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। इस 50 के बाद भी क्या आएगा मैं नहीं बता सकती। समझ में आ गया? यहाँ पर वैल्यू हमें दी हुई है 50 प्लेसेस तक। नंबर 1 कितनी बार आया, डिजिट 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, वो हम बता देंगे इन 50 में। लेकिन इस 50 के बाद की नेक्स्ट प्लेस में, 51st प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा वो नहीं बता सकते। दैट इज वाई पाई विल बी अ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें इंडिविजुअल ही बनाना है। डिजिट एंड नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज अप, और डेसिमल प्लेस में बात करेंगे, 3 की बात नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
टाइम, फर्स्ट टाइम कितना आ रहा है 2, नेक्स्ट ठीक है, देन अगेन 5, फिर है 8, 4, मेरा 5 आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट कितना आ रहा है, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट सबका सही है ये, ठीक है, मेरा एक ही गलत हुआ था। That's it। ये बाकी जो है इसमें सिर्फ